चलो। Okay, Aryaman. Is my screen visible and my voice is clear? Yes, sir. Okay. So before starting, so today we are going to start chapter known as nuclei. Chapter known as nuclei. Have you studied in nuclei in your school? This chapter? No, sir, I was absent that day. Okay. 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 I will say this is again a very easy chapter. Formula oriented. Formula oriented. And you can get some formulas from your chemistry chapter, that is chemical kinetics. Chemical kinetics you have studied. Yes, sir. In that first order, what is the formula of T half? 0.693 by K, Point. है ना? है ना? So Yes. some so similar formula you will be finding in nuclei. That is why I have written chemical kinetics का थोड़ा सा formula, same formula you can use. ठीक है? Then we will study about what is alpha particle, beta particle, है ना? Alpha, beta minus and beta plus. This is this is the way, this is the important thing जहाँ से क्वेश्चन जेई में पूछता है. ठीक है? जहाँ से न्यूमेरिकल आता है, बेसिकली जहाँ से न्यूमेरिकल आता है. ठीक है? तो तो न्यूक्लियस में बात करेंगे सीबीएसई की. तो सीबीएसई में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा भाई. एक क्वेश्चन मिल जाएगा 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको 3 मार्क्स का. ठीक है? एक न्यूमेरिकल, 3 मार्क्स में आपको आएगा न्यूमेरिकल, और 1 मार्क्स में थोड़ा सा थियोरिटिकल क्वेश्चन दे कैन आस्क ना. 1 मार्क्स में दे में आस्क हुआ थियोरिटिकल क्वेश्चन. ठीक है? चलो अब हम चालू करते हैं. आज का टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस का. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस. तो आ जाओ. ये जो है, ये हमारी जो बुक है जो आपको सीबीएसई के लिए फॉलो करनी है, उसको मैंने स्कैन करके रखा हुआ है, जो जो इंपॉर्टेंट पेजेस है उसमें उसमें से, ताकि थोड़ा टाइम बच जाए मेरा. ठीक है? चलो आ जाओ. ओके. न्यूक्लियस. What? So our topic name is nucleus. न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई में सबसे हम न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई में हम सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सर प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है. सबसे पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. तभी हम आगे पढ़ सकते हैं. ठीक है? तभी हम आगे पढ़ सकते हैं इसमें. न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियाई को अगर मैं आपको इसको क्या बोलते हैं, मैं इसको डिवाइड करूँ 2 पार्ट में, तो 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो इसमें एक आएगा आपका न्यूक्लियर फिजिक्स, एक आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स, एक आएगा रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी. ठीक है? न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी. ठीक है? और दूसरा है आपका एटॉमिक फिजिक्स. एटॉमिक फिजिक्स. ये तीन पार्ट है आपके, ये 3 पार्ट है हमारे, जो हमको न्यूक्लियस में पढ़ने हैं, न्यूक्लियर वाले चैप्टर में पढ़ने हैं. इन चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने. न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी और एटॉमिक फिजिक्स. तो अभी हम बात करेंगे पहले एटॉमिक फिजिक्स की. अभी हम बात करेंगे किसकी? एटॉमिक फिजिक्स की. अब देखो, एटॉमिक फिजिक्स में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सर जो मेरे पास कोई एटम है,
मेरे पास कोई एटम है, उसके अंदर कितने क्या क्या टर्म्स है, क्या क्या उसके अंदर चीजें आ रही है, वो सबसे पहले पता होनी चाहिए। जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हो सर, एक टर्म दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, न्यूक्लियॉन, जो नया टर्म पढ़ोगे आप। सर एटॉमिक नंबर क्या होता है, सर प्रोटॉन क्या होता है, सर न्यूट्रॉन क्या होता है, सर ये जेड क्या है, ये ए माइनस जेड क्या है। तो ये सब चीजें क्लियर होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही हमको हेल्प करेगा रेडियो एक्टिविटी में भी और न्यूक्लियर फिजिक्स में भी। ठीक है, आओ अब हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, और फिर जो हम चीजों को सम अप करेंगे। कंपोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती है पहले वो हम देखते हैं। एन एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, कोई भी एटम होता है उसके अंदर कैसा न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस होता है बाय डिफॉल्ट। द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एन एटम बाय अ फैक्टर ऑफ इतना, ओके। मोर देन 99% और 99.9% मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। मतलब भाई अगर मेरे पास ये एटम है और न्यूक्लियस उसका यहाँ पे है, तो सारा का सारा जो एटम का जो मास है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में। अगर ये 100 किलो का है तो 99 किलो कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में होगा। ये कहने की कह रहा है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस proposed by Heisenberg in इतना, proton and neutron are the main building block of the nuclei of atom. Very important line, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। A nucleus, proton and neutron are the main building block of the nuclei of an atom. Proton and neutron are the main building block of the nucleus of an atom. मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, एक न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होगा, प्रोटॉन होगा प्लस न्यूट्रॉन होगा। मैं इसको साफ से एक सही से लिख भी दूंगा, अभी इतना समझो। क्या ये समझ में आया? एक प्रोटॉन के एक न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ऑफ ऑल एटम। दस अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए मतलब क्या होता है, मास नंबर। ए मतलब क्या होता है, मास नंबर। एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है, जेड। दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से हमको पता लगी, क्या की पता लगी कि सर ए जो होता है वो क्या होता है सर, मास नंबर। ए जो होता है वो क्या होता है, मास नंबर। सर जेड क्या होता है सर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब क्या बोलता है ये, सर अगर एक न्यूक्लियस के अंदर इतना मास नंबर उसका ए है और जेड उसका एटॉमिक नंबर है, तब उसके अंदर जेड प्रोटॉन्स होंगे और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स होंगे। मतलब जैसे अभी हमने बोला कि भाई जो न्यूक्लियस है मेरा भाई साहब, मेरे न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन है। तो वो बोल रहा है कि अगर मेरे पास कोई एटम है, मेरे पास कोई न्यूक्लियस है, अगर उसका अगर मास नंबर ए है और जेड उसका एटॉमिक नंबर है, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उसके पास, जो जितना एटॉमिक नंबर मतलब क्या हुआ, वही है हमारा प्रोटॉन। और ए माइनस जेड मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होगा मेरा न्यूट्रॉन। जो हम दिखाते हैं ना, XAZ, ऐसे हम किसी भी एटम को डिनोट करते हैं, है ना। किसी भी एटम को, जैसे मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन 1 1, जैसे आप लिखते हो कैल्शियम 20 40, है ना। केमिस्ट्री है बेसिकली। जैसे कैल्शियम है तो 20 क्या है उसका एटॉमिक नंबर है, 40 क्या है उसका मास नंबर है। तो अगर मान ले मैंने आपसे पूछ दिया कि कैल्शियम में कितने प्रोटॉन्स है और कितने न्यूट्रॉन्स है, तो आप क्या बोलोगे सर, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20। तो कैल्शियम में जो प्रोटॉन्स होंगे वो होंगे 20 20, और जो न्यूट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब 40 - 20, कितना आ गया, 20। बोलो, ये क्लियर हुआ? हाँ सर। तो यहाँ से हमको एक चीज पता लगी कि सर जो मेरा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर दो ही टर्म होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जो मेरा न्यूक्लियस है उसके अंदर दो ही चीज है, क्या क्या है, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, ओके।
आगे बढ़ते हैं अब। द प्रोटॉन्स द प्रोटॉन्स गिव पॉजिटिव चार्ज टू द न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटॉन मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज। while protons and neutrons together give it mass। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के मास हो गया। ठीक है भाई, Z प्लस ए माइनस जेड की कितना आ गया? ए ही आ गया ना भाई। ए ही क्या है? मेरा मास नंबर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला देंगे तो मुझे मिल जाएगा मास। सही बात है, Z प्लस ए माइनस जेड क्या आ गया? ए क्या मास नंबर है। ओके, वही लिखा है यहाँ पे इसमें। Okay. To neutralize the positive charge of the nucleus, that is, to make the atom electrically neutral, the number of extra nuclear electrons is Z. The number of extra nuclear electron is Z. अब अब देखो बात यहाँ से चालू हुई। अब आप बोलोगे सर, अभी आपने बोला कि प्रोटॉन तो पॉजिटिव है। मैंने बोला हाँ। फिर आप बोलते हो कि सर, मान लो कोई भी एटम है, कोई भी एटम है, मान लो मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि कोई भी एटम है, वो तो मेरा एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। एटम जो होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? अभी अभी आपने बोला कि सर न्यूक्लियस के अंदर तो मेरा प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसी पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, फिर से सुनना, इसी पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जितना प्रोटॉन होगा मेरे पास, मतलब जितना जेड होगा मेरे पास, उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा उसके पास। क्योंकि मुझे मेरे एटम को कैसा कैसा करना है? न्यूट्रल करना है। तो प्रोटॉन तो भाई पॉजिटिव चार्ज लेके घूमता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज भी होगा, ताकि मेरा जो ओवरऑल चार्ज जो होगा वो न्यूट्रल रहे, जीरो जीरो रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समवन इज ज्वाइनिंग? हाँ सर। ओके, कौन है? सुरेश, सुरेश ने ज्वाइन कर लिया क्या? नहीं सर, वो नेटवर्क इशू था, लीव हो गया था बीच में। ठीक है, अभी अभी सही है। हाँ। ठीक है, अब देखो प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, सीधा हु बहू अपने नोट्स में लिख लेना। इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब जितनी जो 1.6 इंटू माइनस 10⁻⁻19 वैसे पॉजिटिव चार्ज, उसका मास इतना होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ओके। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन इट इज अ चार्जलेस फंडामेंटल पार्टिकल हैविंग इतना इतना इतना। इट इज ओके ओके। ओ तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया है, न्यूक्लियॉन्स। यहाँ पे एक नया टर्म आया है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। मतलब जो मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो मेरे न्यूक्लियस में है, इन्हीं दोनों को मिला देंगे तो उसको नाम दे दिया इन्होंने, इन्हीं दोनों को मिला के नाम दे दिया, इसने नया नाम दे दिया न्यूक्लियॉन। कुछ है नहीं, बेसिकली न्यूक्लियस और न्यूक्लियॉन सब सेम ही है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, उन दोनों को मिला के करेक्टिवली हम बोल देते हैं न्यूक्लियॉन है ना। एग्जाम में आ जाता है, हाउ मेनी आर द न्यूक्लियॉन्स, कितने न्यूक्लियॉन है। तो न्यूक्लियॉन मतलब क्या हुआ भाई? कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, उन दोनों को ऐड कर दो तो वो आपका न्यूक्लियॉन आ गया बेसिकली। ओके, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इट इज डिनोटेड बाय जेड। सही बात है, तो हमने देख लिया भाई, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना वो मेरा क्या होगा? एटॉमिक नंबर वो मेरा देगा एटॉमिक नंबर जेड से। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो कि अगर मेरे पास लेट सपोज मेरे पास मेरे पास कोई न्यूक्लियस है, मेरे पास कोई एटम है जो एक्स है, उसका मास नंबर ए है, उसका एटॉमिक नंबर जेड है। ठीक है, मेरे पास कोई एटम है एक्स, कोई भी एक्स, एक्स कैन बी एनीथिंग, उसका एटॉमिक नंबर जेड है, उसका मास नंबर ए है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं सारी चीजें कैसे निकालूंगा, यहाँ से मैं सारी चीजें कैसे निकालूंगा। अगर मेरे पास जेड है, जितना जेड होगा वही क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, वही है मेरा जेड।
नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही मेरे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही मेरा क्या आ गया, जेड हो गया। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन क्या कितना होंगे सर? न्यूक्लियन मतलब क्या हुआ सर? सर कितने न्यूट्रॉन है और कितने मेरे पास प्रोटॉन है। अच्छा प्रोटॉन तो निकाल लिया। इसके पास इसके पास न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, ए माइनस जेड। अब न्यूक्लियन मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना है, जेड, और न्यूट्रॉन कितना है, ए माइनस जेड। तो न्यूक्लियन कितना आ गया, ए। न्यूक्लियन आ गया ए, प्रोटॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, न्यूक्लियन आ गया, और न्यूट्रॉन कितना आ गया, ए माइनस जेड। चारों चीजें निकाल ली, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बोलो, निकाल लोगे? मान लो एग्जाम्पल है, कैल्शियम 20 40, प्रोटॉन कितने होंगे 20, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 20, न्यूक्लियन कितना होगा, न्यूक्लियन निकालने से पहले न्यूट्रॉन निकाल लो। न्यूट्रॉन कितना होता है, ए माइनस जेड 20। न्यूक्लियन निकालना है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो तो 40। बेसिकली बेसिकली इट इज नथिंग बट ए, जो मास नंबर। ये क्या है, जेड, ये क्या है, जेड, ये क्या है, ए माइनस जेड। क्लियर है ये चीज? हाँ सर। मतलब अगर मेरे पास कोई एक्स आइटम है, कोई एक्स एटम है, जेड उसका एटॉमिक नंबर है, ए मास नंबर है, बस अभी तक जो हमने पढ़ा उसको देखो कैसे आपको समराइज करना है, बस। सर अगर मेरे पास कोई भी एटम है तो मेरे को उससे उसको देख के चार चीज निकालनी आनी चाहिए। पहला, सर इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, जितने इसका एटॉमिक नंबर है। सर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना इसका एटॉमिक नंबर है। सर इसके पास कितने न्यूट्रॉन होंगे, सर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सर इसके पास कितने न्यूक्लियॉन होंगे, सर ए, बस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी कहीं पे लिख लो, कॉपी में, जहाँ पे आपके नोट्स लिखे हो वहां पे बस इतनी ये इतना नोट डाउन कर लो जल्दी से। इतना, बस इतना नोट डाउन कर लोगे तो जितना मैंने अभी पढ़ाया उतना कवर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन, मैं लिख देता हूँ, नोट डाउन इन योर कॉपी। चलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे सर, यहाँ इसके बाद एक नया टर्म आ जाता है हमारे पास, आइसोटोप और आइसोबार का, है ना। और आई थिंक आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, और आइसोटोन क्या होता है। तीन चीजें यहाँ पे, तीन चीजें, आइसोटोप, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन। ठीक है, आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप एक ऐसे एटम्स होते हैं, आइसोटोप ऐसे एटम होते हैं, आइसोटोप ऐसे एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर अलग अलग होता है, उसको हम बोल देते हैं आइसोटोप। यहाँ पे देखो, जैसे लिथियम 36 और लिथियम 37, तो एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर अलग हो गया, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप है। ठीक है, गोल्ड के 32 आइसोटोप होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम ए इतना से इतना, बट मास नंबर सेम होता है। क्या ये चीज क्लियर हुआ आइसोटोप के बारे में? पता ही होगा आप लोगों को, पढ़ाई होगा अपने पहले भी आइसोटोप्स, आई थिंक क्लास 10th में पढ़ते हो ना आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग अलग। ठीक है, बस सेम, मास नंबर कैन बी एनीथिंग, मास नंबर कैन चेंज, ए से ए डैश हो सकता है बट ये जेड से जेड रहेगा, तो वो हम बोलते हैं आइसोटोप। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार इसका उल्टा होता है। अब मेरा मास नंबर सेम हो जाएगा बट एटॉमिक नंबर अलग अलग हो सकता है, तो वो कॉम्बिनेशन को हम बोल देते हैं आइसोबार, उस कॉम्बिनेशन को हम बोल देते हैं आइसोबार। यहाँ पे देखो, मास नंबर सेम है, 37 है, एटॉमिक नंबर चेंज हो गया। यहाँ पे देखो, कैल्शियम 40 20, एआर 40 18 18, 40 40 सेम है बट एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोबार है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप है।
ठीक है। जैसे हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन के देखो कितने सारे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पॉसिबल है, H11, H12, H13। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है तो ओके भाई, एटॉमिक नंबर सेम है तो हाइड्रोजन 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 रहेगा। जब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक चीज देखो, दोनों देखो एटॉमिक नंबर सेम है, तो एटॉमिक नंबर अलग अलग हुआ तो मेरा एटम चेंज हो जाता है ना, जो आपने पढ़ा होगा ना पीरियोडिक टेबल। लिथियम, वो जो बोरोन, बेरेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नौ पे क्या आता है, फ्लोरीन, फिर क्या होता है, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, 14 पे सिलिकॉन, 15 पे फोस्फोरस, 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन, 19 पे क्लोरीन, नहीं 19 पे क्या होता है, 18 पे 17 पे क्लोरीन होता है, 18 पे आर्गन होता है, 19 पे होता है आपका पोटेशियम, और 20 पे होता है कैल्शियम। याद है सबको? आपको 1 से 20 याद है? पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए सबको, हाँ। याद है ना? क्या है भाई? एच, He, 1 2 3 क्या होता है, लिथियम, 4 क्या होता है, बोरोन, 5 नहीं 4 बेरिलियम होता है, 5 बोरोन होता है शायद, ये देख लेना, 6 कार्बन, हाँ। 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 क्या होता है, नियोन। नियॉन, सॉरी, 11 होता है, आठ, सोडियम। 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फोस्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, ये कैल्शियम है ना, यही है ना? ये तो बहुत दिनों के बाद आई एम गोइंग, ठीक है, ओके। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, हाँ, तो वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो आइसोटोप सही है, आइसोबार ठीक है। हाइड्रोजन के देखो, ये आइसोटोप्स होते हैं, H11, H12, H13। ठीक है। एक इसके अलावा दो चीज नहीं पढ़ते हम, दो चीज नया आया है, आइसोटोन्स एंड आइसोमर्स। आइसोटोन्स एंड आइसोमर, ठीक है। आइसोटोन्स क्या होते हैं? द न्यूक्लियाइड हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन। देखो, इससे पहले हमने देख लिया भाई, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है तो आइसोटोप, मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग तो आइसोबार। ठीक है। हमने एक और टर्म पढ़ा था न्यूट्रॉन के बारे में। अगर मेरा न्यूट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे हम, A-Z। अगर मेरा A-Z सेम आ रहा है तो उसको हम बोल देते हैं आइसोटोप, उसको हम बोल देते हैं आइसोटोन्स। अगर मेरा A-Z सेम आ रहा है दो एटम में, दो, जैसे ये है क्लोरीन 1737 और पोटेशियम 1939, तो A-Z कितना 20, यहाँ पे भी A-Z कितना 20, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटोन्स है। हमको देखना है बस A-Z। अगर A-Z दो एटम का सेम आ रहा है तो दोस टू आर आइसोटोन्स टू ईच अदर। बोलो, क्लियर है इतना? हाँ सर। ठीक है, इसके बाद एक और बचता है हमारा आइसोमर्स। आइसोमर क्या होता है? दीज आर द न्यूक्लियर विद, भाई एटॉमिक नंबर भी सेम है, मास नंबर भी सेम है, बट वो डिफरेंट एनर्जी स्टेट में, अलग अलग एनर्जी स्टेट, अलग अलग एनर्जी में है। जैसे हमने देखा है ना, लाइमन, बार्मा, पास्टल, कोई ग्राउंड स्टेट पे है, जो कोई n=1 पे है, तो दूसरा वाला n=2 पे है। बट एटॉमिक नंबर भी सेम है, मास नंबर भी सेम है, बट एनर्जी स्टेट अलग अलग है, तो उसको हम बोल देते हैं आइसोमर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट थे पहले तीन, आइसोटोप, आई आइसोटोप, आइसोटोप, पर इतना बड़ा क्यों आ रहा है? आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसो, ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट था, ये क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमारा एटॉमिक फिजिक्स चल रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आइसोटोप मतलब होता है मेरे भाई
एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार मतलब मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ, आइसोटोन। आइसोटोन मतलब क्या होता है भाई, ए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स शुड बी सेम, मतलब ए माइनस जेड। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, ये क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं तब। ये कैसे हो रहा है भाई? चलो चलो, यहाँ से अब हमारा जो टॉपिक है वो इट इज गोइंग टू अ डिफरेंट डायरेक्शन। अब हम यहाँ से सीधा एटॉमिक फिजिक्स से नाउ वी आर मूविंग टू न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, यहाँ तक था हमारा एटॉमिक फिजिक्स। इज एटॉमिक फिजिक्स ओके? एटॉमिक फिजिक्स जो था वो यहाँ तक खत्म होता है ना, वन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ओवर। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, नाउ वी आर स्लोली मूविंग टू न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, नाउ वी विल स्लोली मूव टू न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, यहाँ से सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है एएमयू। एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट सबसे पहले पूछता है एग्जाम में भाई, एएमयू क्या होता है? एएमयू क्या होता है? एएमयू इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज 1/12 of the actual mass of the carbon atom. It is denoted by AMU or U. 1 AMU equal to 1/12 of mass of carbon 12 atom और 1/12 upon 1.999 मीटर। ये याद नहीं रखना है, याद रखना है बस ये। AMU का मतलब क्या होता है भाई, जो भी मेरा मास ऑफ कार्बन एटम है उसका 1/12। AMU मतलब क्या होता है, मास ऑफ कार्बन एटम डिवाइडेड बाई 12। उसको हम बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, चलो। अगर मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन दे दूँ एक, यहाँ पे मैं चलो आपको क्वेश्चन दे दूँ। स्पेस है क्या यहाँ पे? चलो यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ, यहाँ पे स्पेस है। ओके, द एनर्जी द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU इज ऑप्शन ए 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -19 जूल। ऑप्शन बी 6.02 इंटू 10 की पावर ऑफ 23 जूल। ऑप्शन सी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन डी 9.31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2002 जेई में। देखो, आपसे पूछा है भाई एक एएमयू, आपको पता है क्या होता है। आपसे पूछा है भाई उसमें कितना एनर्जी होगा। तो अभी आप बोलोगे सर, अभी आपने बोला कि भाई सर एक एएमयू का मतलब क्या होता है। एक एएमयू का मतलब होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मैंने बोला हाँ भाई, मास ऑफ कार्बन 12 एटम ये होता है। अब मास ऑफ कार्बन 12 एटम कितना होता है? जो यहाँ पे हमने देखा था क्या था, 1.999 कहाँ गया, 1.99 इंटू ये करके, तो 1 एएमयू की वैल्यू कितनी आ गई, 1.66 इंटू 10 की पावर ऑफ -27 केजी। और ये वैल्यू अपने को याद रखनी पड़ेगी आपको। 1 एएमयू तो मतलब कितना होता है, 1.66, याद रखो बस इतना चलेगा, इंटू 10 की पावर ऑफ -27 केजी। तो ये तो उसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, 1.66 इंटू 10 की पावर ऑफ -27। अब पूछा है आपसे कि भाई इस एएमयू में कितना एनर्जी, इसमें कितना एनर्जी इक्विवेलेंट है। तो भाई आपको पता है भाई एनर्जी क्या होता है, E = mc²। एम कितना है, 1 एएमयू कितना है, 1.66 इंटू 10 की पावर ऑफ -27। क्या होता है, 3 इंटू 10 की पावर ऑफ 8 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, कितना आंसर आ गया बताओ। 931 होता है MEV। 931 MeV। और ये याद रखो, 1 AMU इज इक्वल टू, पहला याद रखना है आपको, 1.66 इंटू
10⁻⁻27 kg, और यही होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम कैसे दिखाते हैं? C612। और 1 AMU इज इक्वल टू 931। एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे ना 931.5 MeV आता है। ये रट्टा मारना है, जो मारना है वो ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो चीज याद रखनी है तो भाई वो तो याद रखनी पड़ेगी। ओके। 1 AMU जैसे ही आप सुनोगे आपके दिमाग में ये दो फॉर्मूला आ जाना चाहिए, पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला। इतने दो फॉर्मूला से आपका एएमयू वाला, एएमयू का अगर कोई भी छोटा मोटा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो वो बन जाएगा, है ना। ये इसी में से क्वेश्चन पूछता है, अगर आया तो, नहीं आया तो छोड़ दो। ठीक है, ठीक है भाई। एएमयू, एएमयू खत्म हो गया। एएमयू होने के बाद अपना जो एटॉमिक एनर्जी था, एटॉमिक वाला जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। यहाँ से अब हमारा चालू होता है न्यूक्लियर साइंस। यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स, वो चालू हो जाता है। सबसे पहले जो हमको न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ना है वो पढ़ना होता है सर न्यूक्लियर साइज क्या होता है, उसके बारे में। ये जो पहला जो टॉपिक है, हाउ इज द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस एस्टिमेटेड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस एंड इट्स मास नंबर। सबसे पहले इसने पूछा है कि भाई सर आपने ये तो बोल दिया कि सर ये जो न्यूक्लियस, ये जो मेरे पास एटम है, आपने बोला हाँ। सर आपने इसके अंदर बोल दिया कि सर इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, मैंने बोला हाँ। सर बट इसका साइज कितना है, व्हाट इज द साइज। और ये जो मेरा न्यूक्लियस है ये कैसे रेडियस पे डिपेंडेंट है, रेडियस आर पे कैसे डिपेंडेंट है, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा टॉपिक चालू होता है न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, चलो ओके। यहाँ से चलो लाइन में लाइन पढ़ते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा समझाने वाला ज्यादा है नहीं। न्यूक्लियर साइज क्या होता है, व्हाट इज न्यूक्लियर साइज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई। डेफिनेशन आ जाता है न्यूक्लियर साइज का। न्यूक्लियर साइज इज कैन बी कंसिडर टू बी स्फेयर इन, स्फेरिकल इन शेप। हम मान के चल रहे हैं कि भाई मेरे पास जो न्यूक्लियस, मेरे पास जो एटम है वो कैसा है, उसका शेप कैसा है। मेरे पास जो एटम है उसका शेप कैसा है, स्फेयर है। मैं मान के चल रहा हूँ, और न्यूक्लियस कैन बी कंसिडर्ड एज स्फेरिकल इन शेप बाय परफॉर्मिंग स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। भाई कोई कोई साइंटिस्ट ने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किया, हमको नहीं जानना, हमको बस उसका रिजल्ट पता होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कोई कोई एक्सपेरिमेंट किए वो हमको नहीं जानना है, कोई कौन से एक्सपेरिमेंट किए क्या किए वो नहीं जानना, हमको बस उसका रिजल्ट देखना है, बस उसके क्या ऑब्जर्वेशन थे वो अपने को पता होनी चाहिए। पहला ऑब्जर्वेशन क्या आया, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन शोस दैट द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। ठीक है, देखो ये जो मेरे पास ये जो मेरे पास एटम था उसका उसका जो न्यूक्लियस है वो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस को मैंने थोड़ा यहाँ से इमलाज किया है। एक्सपेरिमेंट के बाद हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिला, पहला ऑब्जर्वेशन ये मिला कि भाई ये जो स्फेयर है, हाँ, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है भाई, 4/3 पाई r क्यूब। अगर मैं इसका रेडियस आगे के चलता हूँ तो वहां से मेरे को ये पता चला कि जो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस है, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, ए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर मैं क्यों मानूं ये कैसे आया, है ना। बोलो सर ये कैसे लिख दिया आपने, मैंने क्या लिख रहा हूँ, बाय एक्सपेरिमेंट, बाय एक्सपेरिमेंट। आप बोलोगे कि सर मैं नहीं मानता, तो मैं बोलूंगा आपको मानना पड़ेगा। और अगर आपको जानना जानना है कि इसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है, तो आप जाओ फिजिक्स में एमएससी करो, एमएससी और बीएससी करो, करो, तब आपको पता चल जाएगा ना। जब आप ग्रेजुएशन करोगे तब आप वो एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हो। ठीक है, बट अभी के लिए अपना काम है, अपने को एग्जाम निकालना है। तो मान के चलो भाई कोई कोई एक्सपेरिमेंट हुआ था, वहां से ये ऑब्जर्वेशन आई है। ठीक है सबको। हाँ सर।
अगर आपके मन में कुछ ज्यादा जिज्ञासा है कि सर इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, तो आप चैट जीपीटी पे डालो, आपको बता देगा। ये आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो बुक लो फिजिक्स की, जो ग्रेजुएशन वाली बुक होती है उसमें देखो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी अपने सिलेबस अपने को मतलब नहीं है। तो यहाँ से भाई ऑब्जर्वेशन आई कि भाई 4/3 πr³ इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। ये एक्सपेरिमेंटर से हमको पता लगा कि सर जो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है 4/3 πr³, इट इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। मास नंबर क्या होता है सर? ई। ठीक है, ओके सर, वेरी गुड, मैं बोलूंगा ओके। तो यहाँ से क्या पता लगा सर मेरे को? सर 4/3 और पाई सब कांस्टेंट है। और आगे तो यहाँ से मैं आर को क्या ले सकता हूँ? इट इज प्रोपोर्शनल टू 1⁻⁻⁻³ और सारा का सारा कांस्टेंट अगर मैं हटा दूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ R=R0 इज अ कांस्टेंट A1/3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, the radius of a nucleus is proportional to cube root of its mass number. The value of constant, ये R0 constant है, it depend on the nature of the particle, है ना। R0 constant है, वो आपको एग्जाम में दिया होगा। अगर जो भी अगर अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका 1.2 फेरोमीटर होता है। ठीक है, ठीक है इतना। तो यहाँ से न्यूक्लियस साइज समझ में आया। ये R=R0 A⁻1/3, ये समझ में आया सबको? R0 की वैल्यू आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया होगा, अगर देगा तो द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन द क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज, अच्छा ये कलर दिख नहीं रहा ना, द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, R=R0 e⁻1/3। आगे बढ़े यहाँ से आगे बढ़े। हाँ सर। तो भाई अब हमको पता लग गया कि भाई जो न्यूक्लियस है उसका अपने को रेडियस पता लग गया है ना, R=R0 e⁻1/3 रेडियस पता लग गया है। तो अगर मेरे को भाई इसका रेडियस पता लग गया है, तो क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ न्यूक्लियर डेंसिटी? तो क्या मैं निकाल सकता हूँ न्यूक्लियर डेंसिटी? बोलो हाँ या ना। न्यूक्लियर डेंसिटी नाम क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या होता है भाई? डेंसिटी मतलब क्या होता है भाई? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मेरे को न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालनी होगी तो मैं कैसे निकालूंगा भाई? उसका मास कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। मास मास और वॉल्यूम को डिवाइड कर दूंगा, है ना। मास मास ऑफ द न्यूक्लियस अपन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, उसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, एज द वॉल्यूम ऑफ पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। एज द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू इस मास नंबर। सही बात है, क्योंकि भाई वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³ और आर मेरा ए पे डिपेंड कर रहा है, तो वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है ना ए पे। देखो यहाँ पे दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। As the volume of the nucleus is directly proportional to its mass number A, so the density of the matter is independent of the size of the nucleus. ठीक है, यहाँ से हमको पता लगेगा कि भाई जब हम डेंसिटी निकालेंगे, देखो डेंसिटी, जब हमने डेंसिटी निकाला तो क्या दिख रहा है? वो मास नंबर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। देखो कैसे, मास ऑफ द न्यूक्लियस कितना होगा भाई? उसका मास नंबर ए है, उसका मास नंबर तो ए था। तो मैं लेके चल रहा हूँ कि भाई m इज द एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियन। एम उसका एवरेज मास है और ए उसके अंदर मास नंबर है। टोटल मास कितना हो गया? एम इंटू ए। ठीक है, वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 πr³ आर कितना होता है? R0 e⁻1/3 का होल क्यूब। यहाँ से कितना आ गया? 4/3 πr0³ इंटू ए। न्यूक्लियर डेंसिटी निकालना है तो मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है? M इंटू ए।
वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब ए, तो ए से ए कट गया, तो आपका न्यूक्लियर डेंसिटी कितना आ गया 3m अपॉन 4/4 पाई आर नॉट क्यूब। क्लियरली द न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर और साइज ऑफ द न्यूक्लियस। यहाँ से मेरे को क्या पता लग रहा है कि भाई जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो तो मेरा मास नंबर ए पे डिपेंड ही नहीं करता, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, है ना। एम कांस्टेंट है, मास आर नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को लेके चल रहा हूँ तो 1.2 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ यहाँ से जो रेडिएट जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितना आ गया, इतना आ गया, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो इतना क्लियर हुआ सबको, इतना क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इसको वो कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आपको इसको समराइज कर देता हूँ जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे अभी दो दो नए टर्म बताए थे आपको। पहला मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर ये रेडियस, न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर साइज। यहाँ पे मैंने आपको बताया न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी। ठीक है, न्यूक्लियर साइज और न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर साइज में हम पता लगाते हैं कि भाई ये जो मेरा न्यूक्लियस है जिसका रेडियस आर है वो मेरे को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता लगता है कि भाई इसमें जो वॉल्यूम है, इसमें जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, ये प्रोपोर्शनल है मास नंबर ए पे। तो यहाँ से मेरे पास आर आ जाता है आर नॉट ए की पावर 1/3। ठीक है, यहाँ से मैं डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी निकालना है। न्यूक्लियर डेंसिटी को मैं डिनोट करता हूँ रो से, न्यूक्लियर डेंसिटी को मैं डिनोट करता हूँ रो से। तो यहाँ से मेरे पास न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है सर इसके अंदर, मास नंबर इसका ए है, और मैं लेके चल रहा हूँ एम, इसका एवरेज मास है, तो टोटल मास कितना हो गया एम इंटू ए अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है सर 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से मैंने यूज किया एम ए, 4/3 पाई आर की वैल्यू कितनी है आर नॉट ए की पावर 1/3 का क्यूब। यहाँ से मेरे पास कितना आ गया एम ए अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। यहाँ से ए कट गया, यहाँ से मेरे पास डेंसिटी कितना आ गया एम अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। यहाँ से बस मेरे को एक रिलेशन याद रखना है कि न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ओके, ओके है यहाँ तक। न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। चलो एक क्वेश्चन करो। if the nuclear size if the nuclear radius of aluminium substance is 3.6 Fermi, the approximate nuclear radius of copper 64 is in Fermi is option A 2.4, option B 1.2, option C 4.8, ऑप्शन डी 3.6। जेई 2012। चलो सॉल्व करो। न्यूक्लियर रेडियस ऑफ, ये कोई मास नंबर दे दिया आपको, एल दे दिया है, उसका आपको न्यूक्लियर रेडियस दे दिया है इतना, और आपसे पूछा है कि भाई न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर कितना हो। न्यूक्लियर रेडियस मतलब न्यूक्लियर साइज में न्यूक्लियर रेडियस का आपको अपने को फॉर्मूला पता है। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, मैं फॉर्मूला होता है भाई न्यूक्लियर रेडियस कितना होता है आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। चलो अब निकालो।
सर 4.8। 4.8 4.8 इज करेक्ट। ठीक है भाई, आर ऑफ ए एल दिया हुआ है आपको निकालना है आर ऑफ सी यू। आर क्या होता है, ए की पावर 1/3, द ए ऑफ एल्यूमिनियम। ये कितना हो जाएगा, ए ऑफ कॉपर, टोटल 1/3। ए ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, 27। कॉपर कितना है, 64, 1/3, है ना। तो आर ऑफ ए एल अपन आर ऑफ सी यू, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अपने को क्या क्या दिया हुआ है, आर ऑफ ए एल ये दिया हुआ है 3.6, है ना भाई। तो आर ऑफ सी यू निकालना था अपने को, आर ऑफ सी यू निकालना था। तो क्या हो जाएगा ये, आर ऑफ सी यू 4/3 इंटू 3.6, 1.2, 4.8। ठीक है, ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस पे, इसलिए करवाया है। अगला क्वेश्चन करो। टू न्यूक्लियाई टू न्यूक्लियाई हैव देयर हैव देयर मास नंबर two nuclei have their mass number in the ratio of 1:3. The ratio of their nuclear density would be: option A 3 की पावर 1/3 रेशियो 1, ऑप्शन बी 1:1, ऑप्शन सी 1:3, ऑप्शन डी 3:1। चलो बताओ। दो न्यूक्लियस है, उसका मास नंबर ऐसे ऐसे है। तो आपसे पूछा था रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी वुड बी। सर 1:1 होगा ना ये, मतलब एक मिनट। सुरेश क्लास में हो क्या? हाँ सर। समझ में आ रहा है? या कुछ हाँ कुछ मिस हो गया तुम्हारा? नहीं हाँ, ये जो सर वन इज न्यूक्लियस टू है, वन होगा ना। 1:1 इज द करेक्ट। सही है, सोचना ही इसमें, सोचना क्या है यार। भाई न्यूक्लियर डेंसिटी तो मास नंबर पे डिपेंडेंट नहीं करता ना भाई। मैं यहाँ पे कुछ भी दे दूँ, 1:3, 1:9, 1:20, कुछ भी दे दूँ, न्यूक्लियर डेंसिटी तो सेम होगा दोनों का। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है इतना बड़ा बड़ा, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, क्यों लिखा था ये? तो लिखा है, ठीक है, याद रहेगा। एक और क्वेश्चन करो। द रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ जर्मेनियम, जीई, the radius of germanium nuclide is measured to be twice the radius of BE49। ठीक है, आपसे पूछा है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन GER, ऑप्शन ए
72, 73, 74 या 75? चलो, जेई 2006 का क्वेश्चन है भाई। बोलता है कि भाई जर्मेनियम का जो रेडियस है वो ट्वाइस है जो रेडियस है बीस का, Be49 का। ठीक है। फिर पूछता है कि भाई नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जर्मेनियम में कितने हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात हो गई भाई, न्यूक्लियॉन्स की बात हो गई। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात हो रही है भाई यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है। जर्मेनियम है, उसका बोलता है कि रेडियस वो ट्वाइस है जो रेडियस का है। भाई रेडियस ऑफ जर्मेनियम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ ये। ठीक है। जर्मेनियम का ना मास नंबर दिया, कुछ नहीं दिया भाई इसमें तो। अपने को बेसिकली अपने को बस ये पता है कि भाई आर जो होता है वो होता है भाई सब E⁻1/3 होता है। आर इक्वल टू R0 E⁻1/3 होता है ना। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ ट्वाइस ऑफ बी, रेडियस ऑफ जर्मेनियम ये निकाल सकता हूँ मैं, बी से निकाल सकता हूँ। इसका मास नंबर सर कितना है? हाँ बोलो। 73 है। 73? पता नहीं यार, मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं पता, मुझे खुद निकालना पड़ेगा। ठीक। आर बी, आर बी कितना हो जाएगा भाई, 9 है ना, 9⁻1/3। सही है। तो यहाँ से भाई आर ऑफ जर्मेनियम कितना आ गया? आर ऑफ जर्मेनियम कितना है भाई, 9 है ना। तो 9 को कैसे लिखोगे, 3 का स्क्वायर। हाँ अगर आप RG/RB कर दो, ये कितना है, 2 है। ठीक है। RG = 2 ऑफ RB है। भाई RG तो मुझे पता है, RG तो मुझे पता है, 9⁻1/3 हो गया। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ कि भाई RG कितना है पता है, मुझे तो पता नहीं A कितना है इसका, तो E⁻1/3 आ गया सीधा। RB मुझे पता है 9 है, तो 9⁻1/3 आ गया। ठीक है। =2 है। तो भाई क्यूब क्यूब हटा देता हूँ मैं, दोनों तरफ 2 3 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो A/9 =2 2 2 8। ए कितना आ गया, 9 × 72, 72 आंसर है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है भाई, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो मतलब Z + A - Z, ए आ गया 72 आ गया। ठीक है। तो तुम्हारा 73 कैसे आया भाई? तो पता नहीं कुछ तो कैलकुलेशन। ठीक है ना, सही किया ना मैंने। RG हाँ ठीक तो है ना। यहाँ पे RG कितना होगा, E⁻1/3 है ना। उस वही है, उसको फिर ऐसे लिख दो। ठीक है। आर कितना, E कितना आ गया, 72 आ गया। चलो, चलो एक और क्वेश्चन कर लो। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, वॉल्यूम occupied by an atom is greater than
वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस बाय अ फैक्टर ऑफ अबाउट। ऑप्शन ए 10⁻1, 10⁻5, 10⁻10, 10⁻15। The volume occupied by an atom is greater than the volume of the nucleus by a factor of। भाई पूछा है कि भाई वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का क्वेश्चन पूछ दिया इसने। कैसे करेंगे बताओ? सर हमें अप्रोक्सीमेट लेना था। अप्रोक्सीमेट से ही निकालना पड़ेगा। ओके तो 10⁻15। ओके सुन, देखो भाई रेडियस ऑफ एटम कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 10⁻−10। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 10⁻−15। ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये निकालना था। ये कितना होगा भाई? वॉल्यूम क्या होता है भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। ये भी हो जाएगा 4/3 R1 ले लो, R2 क्यूब। मतलब कितना आ गया भाई? R1 कितना है? 10⁻−10 अपॉन 10⁻−15 का क्यूब, तो 10⁻15 है ना। ये छोटे मोटे एग्जाम्स में आ जाता है। ठीक है चलो, एक और लास्ट क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन है द मास डेंसिटी, द मास डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस वेरीज with mass number as a square, a कांस्टेंट या 1/। और इसमें 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 सोचना क्या है भाई? मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कांस्टेंट। कांस्टेंट ना, इसमें सोचना क्या है? बस नाम बदल दिया, न्यूक्लियस का बोल दिया मास डेंसिटी या न्यूक्लियर डेंसिटी, बात एक ही है। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सो आई थिंक यू शुड बी एबल टू सॉल्व ना। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। द रेशियो ऑफ रेडियस रेडाई ऑफ द न्यूक्लियाई, एल्यूमिनियम 1327 एंड टी बावन 125 इज। निकालो। आई थिंक अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा आप सबसे। हम्म, निकालो। ए। ए सही है। मैं रेडियस पूछा ना, रेशियो पूछा है, तो भाई 327 और 125 क्या 1/3 हो जाएगा? तो 3/5, 3/5 मतलब कौन सा दिख रहा है? 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6/10 आ गया। ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होता है अपना न्यूक्लियाई के बारे में हमने पढ़ लिया, थोड़ा बेसिक क्या होता है भाई, है ना। मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियॉन क्या होता है, ठीक है। फिर न्यूक्लियर साइज क्या होता है, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है। तो यहाँ तक हो गया एक पार्ट खत्म। अब हम नया पार्ट चालू करने वाले हैं, वो है न्यूक्लियर फोर्स। न्यू पार्ट वी विल स्टार्ट दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स में हमको दो तीन फॉर्मूले पढ़ने हैं, पहले बता रहा हूँ। दो तीन फॉर्मूले पढ़ने हैं इसमें। एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ना है, मास मास एनर्जी, ये इसमें आता है ना एक डेल्टा मास इफेक्ट पढ़ना है, डेल्टा एम निकालना होता है, मास इफेक्ट। इसमें पढ़ना है अपने को, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ना है, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ना है, और मास इफेक्ट पढ़ना है। ठीक है, और दोनों का दोनों न्यूमेरिकल आता है इसमें से, दोनों से क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, थोड़ा बढ़ते हैं, अपने बुक पे चलते हैं, बुक से ज़्यादा क्लियर होगा चीज़ें। आ जाओ, यहाँ पे आते हैं थोड़ा ऊपर। हाँ, यहाँ से अपना चालू होता है न्यूक्लियर फोर्स के बारे में चीज़ें, यहाँ से चालू होती है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से चालू होती है, हम पढ़ते हैं। ये जो ग्राफ जो दिख रहा है ना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये जो ग्राफ है, और ये यहाँ पे देखो, मैंने ये लिखा हुआ है 0.8, और ऐसे मैंने मार्क किया हुआ है ना। ये सब जो मैंने मार्क किया हुआ है ना, ये सब जब मैं पढ़ता था ना, ये मेरी बुक का मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ पे मैंने 0.8 लिखा हुआ है ना। तो उस हिसाब से है। तो थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना, यहाँ से क्वेश्चन फंसता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है। यहाँ से चीजें हम पढ़ने वाले न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि सर, ये जो ग्राफ है वो है पोटेंशियल एनर्जी और इसके बीच में फंक्शन ऑफ द सेपरेशन। अच्छा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस, मतलब 0.8 एक ऐसा जादुई नंबर है ना। 0.8 एक ऐसा नंबर है भाई, उससे पहले तो रिपल्सन हो रहा है, और उसके बाद कैसा हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। 0.8 से ऐसा नंबर है जिससे पहले क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, और उसके बाद अट्रैक्शन हो रहा है। देखो यहाँ पे अब फिगर 13.3 shows the graph, okay, potential energy of a pair of nucleon as a function of distance, okay, हम पढ़ क्या रहे हैं, draw a graph showing the variation of a potential energy as a function of their separation, okay, तो ये ग्राफ बना देना है। what is the significance of negative potential energy in this graph, है ना। यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है ना, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी पूरी माइनस में है। indicate the region in which the nuclear force is attractive एंड रिपल्सिव। ऐसा एग्जाम में आएगा आपका सीबीएसई में, ऐसे एग्जाम में सीबीएसई में क्वेश्चन आता है। ग्राफ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, एंड कहाँ पे अट्रैक्टिव है, कहाँ पे रिपल्सिव है, वो बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फिगर 13.3 shows the graph of the potential energy of a pair of nucleon। पेयर ऑफ न्यूक्लियन, देखो मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा है पेयर ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, सही है। The potential energy is a minimum at a distance r naught 0.8, मतलब जब मेरा जो डिस्टेंस है बिटवीन द जब मेरा जो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियन है, जब मेरा डिस्टेंस 0.8 होता है, जब मेरा डिस्टेंस 0.8 होता है, तब मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, मिनिमम आ रही है। अब आप बोलोगे सही ग्राफ कहाँ से आया, भाई एक्सपेरिमेंटर से आया। यहाँ पे आपने आपको सब एक्सपेरिमेंट से मानना पड़ेगा कि भाई ये ग्राफ बना था, 0.8 पे वैल्यू मिनिमम आई है, उसके बाद वैल्यू बढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, द पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एट द डिस्टेंस आर नॉट इक्वल टू 0.8 फेरोमीटर फेरीमीटर, है ना, 10⁻⁻⁵ फॉर अ डिस्टेंस ग्रेटर देन 0.8, है ना। यहाँ की बात हो रही है। द न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव, इट रैपिडली डिक्रीजेस विद डिस्टेंस एंड बिकम
नेग्लिजिबल स्मॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से -100 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे गया 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 गया, और जैसे ही 3 और 4 के पास देखो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है। मतलब -100 से इसकी वैल्यू 3 या 4 के पास में कितनी हो रही है, 0 हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। ठीक है। फॉर अ डिस्टेंस लेस देन 0.8, फॉर अ डिस्टेंस लेस देन 0.8 द न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रांगली रिपल्सिव। The nuclear force is strongly repulsive. The negative potential एनर्जी, यहाँ पे नेगेटिव 0 के नीचे जो भी एनर्जी आ रही है, इट सिग्निफाइज, यहाँ पे पूछा था ना, व्हाट डज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव, इट सिग्निफाइज दैट द न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि भाई, नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब है कि इस एरिया में जो मेरा न्यूक्लियर फोर्स है ना, फोर्स, वो कैसा है, अट्रैक्टिव है, वो कैसा है, अट्रैक्टिव है। ठीक है। तो ये अपने को हूबहू याद रखना है। ये अपने को ग्राफ जो है ना, वो हूबहू याद रखना है। कोई इसका कोई चारा नहीं है। जो इसमें तीन तीन लाइन लिखी है वो पता होनी चाहिए आपको। ये अपने को पता है ना भाई, फोर्स क्या होता है, -du/dr। तो जहाँ पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, वहाँ पे मेरा न्यूक्लियर फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जहाँ पे मेरा और जहाँ पे मेरा ये पोटेंशियल एनर्जी मेरा पॉजिटिव है, वहाँ पे मेरा जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा। ठीक है, वो चीज है। सही बात है ना, देख, वही चीज लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो। जब नेगेटिव है, जब मेरा नेगेटिव है तो यहाँ पे कैसे अट्रैक्टिव है, तो मेरा न्यूक्लियर फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है। और जब पॉजिटिव पे है तो मेरा जो न्यूक्लियर फोर्स कैसा है, रिपल्सिव है। ठीक है। बस में। है ना, F = -du/dr, और जो भी है, ठीक है, उससे। तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अगर अगर ये आपसे पूछेगा, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में अगर ग्राफ बनाने के लिए पूछेगा, आंख बंद करके ग्राफ बना देना है और इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर देना है। इसने क्या किया है, कुछ नहीं किया। ये ग्राफ बनाना है, ये 0.8 वाला मार्जिन पकड़ना है और बोलना है कि भाई ये है मेरा R0। सर इसके बाद जो मेरा न्यूक्लियर फोर्स कैसा हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, और वो 0 हो जाता है 4 के आसपास पे। उसके पीछे इसके पीछे जाएंगे हम, फॉर डिस्टेंस लेस देन माई न्यूक्लियर फोर्स इज रिपल्सिव। ठीक है। एंड नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि माई न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव। बस, और कुछ इसमें समझाना नहीं है। और ज्यादा और कुछ ज्यादा और ज्ञान डालना है तो यहाँ पे लिख दो, एफ होता है -du/dr। ठीक है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। यहाँ पे देखो अट्रैक्टिव फोर्स में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना फोर्स, देखो। यहाँ पे रिपल्सिव है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ से अपने को वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ डिस्टेंस अगर आएगा तो सीधा आंख बंद करना, ये डायग्राम बना के आ जाना है। ये आपका सीबीएसई में आएगा, उसमें जेई में नहीं आता। ठीक है, सीबीएसई के लिए आएगा। ठीक है। तो यहाँ इसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। और जो भाई आइंस्टाइन मास एनर्जी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ तुमको इतने दिनों से, भाई ई होता है भाई mc², है ना, इतने दिनों से बता रहा हूँ। एनर्जी जो होता है वो होता है m × c का होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके अपने को निकालना है मास डिफेक्ट, है ना। मैंने आपको बताया था कि भाई हाँ भाई, हमको इसमें तीन चीजें पढ़नी है, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। तो भाई मास डिफेक्ट होता क्या है, मास डिफेक्ट, नाम नाम में ही क्या है, मास में कुछ डिफेक्ट आ रहा है भाई, है ना। मास में ही कुछ मास में ही कुछ डिफेक्टिव आ रहा है। तो देखो क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ अ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द रेस्ट मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियन इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। भी समझा रहा हूँ क्या बोल रहा है कि भाई, लाइक सपोज मेरे पास एक एटम था एक्स,
जेड ए। तो आपने बोला सर इसमें सर जेड होता है प्रोटॉन और सर ए माइनस जेड होता है न्यूट्रॉन। मैंने बोला हाँ सही बात है। मैंने बोला हाँ भाई। तो सर इसमें मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे हम? तो मास डिफेक्ट इसको कैसे निकालेंगे? डेल्टा एम मास डिफेक्ट, द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस, the rest mass of nucleus and sum of the rest mass of constituent nucleon। अब मेरे भाई ये बताओ, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन के अंदर क्या क्या आ जाता है? प्रोटॉन आ जाता है और न्यूट्रॉन आ जाता है ना? मतलब जेड आ जाएगा और ए माइनस जेड आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? द डिफरेंस बिटवीन द हाँ रेस्ट मास ऑफ, पहले मैं लिख रहा हूँ रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियन। तो रेस्ट मास ऑफ, या फिर मैं लिख देता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ, अब इसको यहाँ पे बताऊँ, रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियन में प्रोटॉन आएगा, न्यूट्रॉन मतलब जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है? ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस, वो तो मेरे पास मेरा एम है। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा एम कितना आ गया? मास डिफर कितना आ गया? मास डिफर कितना आ गया? डेल्टा एम मास डिफर कितना आ गया? डेल्टा एम कितना आ गया भाई? डेल्टा एम आ गया मेरे पास जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, एम एन माइनस एम। ये आ गया मेरे पास बहुत सुंदर सा फॉर्मूला मास डिफेक्ट। ये लिखा होगा, देखो यहाँ पे आ गया मास डिफेक्ट। डेल्टा एम इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस, जहाँ पे एम पी एम एन एम आर द रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन, एम एन इज द रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड एम इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस। समझ में आया? समझ में आया? तो ये हो गया मेरे पास मास डिफेक्ट का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को यूज करके मुझे निकालना है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियर। अभी अभी हमने पढ़ा भाई एनर्जी क्या होता है? एम सी स्क्वायर। तो भाई जो मास डिफेक्ट निकाला है हमने को, उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या आ गया? बाइंडिंग एनर्जी आ गई। सिंपल, कुछ नहीं है। जो मास डिफेक्ट निकाला है डेल्टा एम जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ गया? बाइंडिंग एनर्जी आ गई। ठीक है, ई बी। जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन इंटू सी स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास ई बी। ओके, ठीक है। तो अब ये जो ई बी आया मेरे पास, ई बी आया मेरे पास डेल्टा एम जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना, इंटू सी स्क्वायर। ये आगे मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी आ गया। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस में बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसका। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप अ न्यूक्लियस into its constituent protons and neutrons and to separate them to such a large distance that they may not interact with each other is known as binding energy। समझ में आया? बाइंडिंग एनर्जी भाई एक न्यूक्लियस है ना? देखो भाई, हमने जो पहले पढ़ा था सब चीज वही वाली थी। वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो भाई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस को मैं, वो होता है भाई, मैं कितना एनर्जी लगाऊंगा न्यूक्लियस पे,
कितना एनर्जी मैं उस न्यूक्लियस पे लगाऊं ताकि उसके जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है वो एक दूसरे से दूर चले जाए और दोबारा ना मिले। उसको मैं बोलता हूँ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब डेल्टा ई बी इक्वल टू मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? कभी कभी पूछ देता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर अब न्यूक्लियन क्या होता है भाई? न्यूक्लियन क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ए माइनस, जो मतलब ए, मतलब बेसिकली ए हो गया मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो गया? डेल्टा ई बी, मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी आया उसको ए से डिवाइड कर दो तो वो आ गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसको हम बोलते हैं डेल्टा ई बी एन। आ गया। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है तो मास नंबर से डिवाइड। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियन के बारे में सबसे पहले मैंने बता दिया था भाई। ये होता है जेड, ये होता है ए माइनस जेड, ये होता है जेड, और ये होता है जेड प्लस ए माइनस जेड। तो मतलब ए, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम ही न्यूक्लियन बोलते हैं। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया भाइयों? इतना समझ में आया तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है वो पर्सन हम कर पढ़ेंगे। ये हम कर पढ़ेंगे। हाँ, ये कुछ ये कर्व के बारे में पढ़ेंगे, कर्व कैसे बन रहा है। ठीक है, यहाँ से हम कल स्टार्ट करते हैं। वी विल हैव अ स्टॉप, और फिर हम कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। कल हम बाइनरी एनर्जी कर पढ़ेंगे, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, वो पढ़ेंगे। ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, है ना? एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, टी हाफ, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल अपना न्यूक्लियस वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल क्या है? फ्राइडे, सेम टाइमिंग 9 से 10, 9 से 11, 9 से 10:30 बजे तक, जब भी है। ठीक है, तो भाई कल है अपने पास ठीक है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को आपका न्यूक्लियाई विल बी ओवर। 6 दिसंबर को, 7 दिसंबर को और 8 दिसंबर को आपका सेमीकंडक्टर खत्म हो जाएगा। 9 दिसंबर को और 10 दिसंबर को आपका ईएम वेव खत्म हो जाएगा। और फिर आपका 11 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक चलेगा ऑप्टिक्स, जो आपका बचा हुआ है। ये मैंने बनाया था। आई वॉज वेटिंग फॉर योर प्री, आई थिंक आप सबके प्री बोर्ड चल रहे थे, इसलिए मैंने लास्ट 1-2 वीक से क्लास में लिया। सो 20 दिसंबर इज माई डेडलाइन। 20 दिसंबर से पहले ये है। ठीक है, अब तो आपके कोई एग्जाम नहीं है ना? अब तो किसी के कोई एग्जाम नहीं है, प्री बोर्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और अब मेरा तो सब, प्री बोर्ड चल रहा है। जो तुम्हारा चल रहा है क्या? तुम्हारा प्री बोर्ड कब से है? मेरा तो आज सेकंड पेपर हुआ, नेक्स्ट वेडनेसडे तक है, बट ठीक है मैं अटेंड कर सकता हूँ। नेक्स्ट वेडनेसडे? आज क्या है? अच्छा ठीक है, ठीक है। आज तब तक हाँ ठीक है। ये मेरा प्लान है भाई 10 तारीख से पहले ये निकलने का। और ऑप्टिक्स में क्योंकि आपका 10 दिन लगेगा, है ना? ऑप्टिक्स थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 10 डेज। ठीक है, न्यूक्लियर कल निपट जाएगा, फिर सेमीकंडक्टर्स है और ईएम वेव। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। वही 1 घंटे का टाइम निकाल लेना, ठीक है? मे बी फिजिक्स में तुमको हेल्प करेगा ही। अह, कल मिलते हैं, कल न्यूक्लियस अपर खत्म कर लेंगे फिजिक्स हम। हाँ, फिजिक्स फिजिक्स पेपर कब है? परसों परसों, मतलब परसों तो सैटरडे को? सैटरडे ओके। ओके, क्या सिलेबस है? फुल क्वेश्चन। फुल? हाँ अच्छा, मतलब स्कूल में आपने पढ़ लिया है सब? ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, ओके ओके, ठीक है ठीक। और सुरेश, तुम्हारा कैसा गया एग्जाम? सब नहीं। अच्छा, वो चला गया क्या? ओके।
ओके नहीं देन उसका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मैं ये वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे, एनीवेज रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, चलो, ओके देन, ठीक है भाई, कल मिलते हैं 9 बजे। ठीक है सर। चलो, बाय, टेक केयर। बाय बाय सर।